हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजकैडमी। डिजकैडमी कुछ दिन पहले ही एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक चैनल लॉन्च हुआ। ये एक कोचिंग सेंटर नहीं है जो कि क्लासरूम में क्लासेस देते हों या फ़ी चार्ज करते हों। ये जस्ट एक यूट्यूब चैनल है। फ्री में क्लासेस इसमें मिलती हैं, आपको फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। और जब मैंने ये चैनल बनाया तो एक छोटा सा वीडियो डाला था जो था ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आरएल सर्किट। जैसे ही मैंने वीडियो डाला तो उसमें बड़े अच्छे व्यूज़, अच्छे रिस्पॉन्स मिले, तो मैं एक्साइटेड हुआ, मुझे मोटिवेशन मिली। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट और वीडियोस डाले एनालिसिस पर, उनके भी व्यूज़ आए, रिस्पॉन्स मिला। फिर स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पर मैंने एक सब्जेक्ट शुरू किया, एडीसी एनालॉग। उसके भी मैं अभी तक 6 वीडियो डाल चुका हूँ। व्यूज़ मिलते हैं, स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं। तो अब हम एक दूसरे से थोड़े फैमिलियर हुए, कुछ स्टूडेंट्स रेगुलर विजिट करते हैं, तो एटलीस्ट एक फेस फैमिलियर हुआ। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। आई एम डॉक्टर राम निवास। आई एम बीटेक फ्रॉम NIT Nagpur, then MTech from Delhi College of Engineering and PhD from IIT Delhi. I qualified engineering services twice, 2001 and 2004. As far as my profession is concerned, I am an engineer, but I have a passion of teaching and teaching for competitive exams. तो अभी ऑफिस के वर्क से टाइम नहीं मिलता, तो मैंने एक छोटा सा स्टूडियो अपने घर पे ही बनाया और आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सारे वीडियोस तैयार हो रहे हैं। मैं अपना इवनिंग में ऑफिस से आता हूं और 1-1.5 घंटे में वीडियो बनाता हूं जो आप लोगों के लिए यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल है। अभी मैं एक दिन सोचने लगा कि आप लोगों के लिए क्या ये वीडियो इम्पोर्टेंट है या कुछ और इम्पोर्टेंट है। वीडियोस बहुत सारे हैं यूट्यूब पर, आप लोगों के लिए सिर्फ वीडियो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोगों के लिए बहुत कुछ इम्पोर्टेंट है। जो तो आज के इस वीडियो, इस इंटरेक्शन का पर्पज़ है कि हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कैसे करें। अभी नोटिफिकेशन गेट का आ चुका है, आने वाले कुछ ही दिन हैं आपके पास। रिवीजन भी करनी है इन्हीं 4 महीनों में। इन्हीं 4 महीनों में हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो सकता है रिवाइज कर रहे हो, डिपेंड करता है कि आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं या ऑलरेडी पास आउट हैं, किसी कोचिंग सेंटर में स्टडी कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। बहुत सारे आपके साथ फैक्टर्स अटैच्ड हैं और उसके अकॉर्डिंगली आने वाले 4 महीने में आपको प्लान करना होगा। तो जस्ट फॉर फ्रॉम दैट एंगल मैंने ये एक छोटा सा वीडियो तैयार किया आपके लिए। हेडिंग ऑफ कोर्स मैंने ऑलरेडी आपके उसमें लिखा ही है, वीडियो में लिखा ही है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेट 2019 इन 100 डेज। बहुत सारे लोगों ने वीडियोस डाले हैं कि थोड़े समय में गेट के लिए कैसे प्रिपरेशन करें, 4 महीने में गेट के लिए प्रिपरेशन कैसे करें। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, बड़े अच्छे मोटिवेशन उन्होंने आपको दिया, बट मेरा अपना कुछ एनालिसिस है, मेरी अपनी कुछ अप्रोच है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसका फ़ायदा भी उठाया है, तो उस एंगल से जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है नो योर सेल्फ। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, देखने में लगता है नो योर सेल्फ, अरे क्या मुझे अपने बारे में नहीं पता है? आपको अपने बारे में नहीं पता है। कारण, जब हम कभी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, तो हम अपने आप को एनालाइज नहीं करते, हम दूसरों को देखना शुरू कर देते हैं कि अरे यार मेरे क्लास का लड़का जो देखने में एवरेज था, पढ़ाई करने में भी कॉलेज में बहुत ज़्यादा सिंसियर नहीं रहता था और उसकी गेट की पिछले साल विद इन 100 रैंक आ गई। बिल्कुल आ गई होगी, बट उससे पूछिए कि उसने क्या क्या किया, कैसे किया, कैसे विद इन 100 रैंक आ गई।
आज के टाइम में गेट इतना इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स इसके अंदर हैं। आईआईटीज़ में हायर स्टडीज़ के लिए, एमटेक के लिए ज्वाइन करते हैं तो उसमें स्कॉलरशिप मिलती है। तो बहुत अट्रैक्टिव एग्ज़ाम है, और किसी की विदिन 100 रैंक आ जाए तो आपके लिए तो मोटिवेशन का एक कारण बनेगा, इंस्पिरेशन मिलेगी। बट सबसे इम्पोर्टेंट है अपने बारे में जानना। अपने बारे में क्या जानना? अपने बारे में ये जानना कि मुझे कोई चीज़ पढ़नी है तो सेल्फ स्टडी से मुझे समझ में आती है, या कोई दूसरा समझाए तब समझ में आती है, मुझे कितने टाइम बाद पढ़ने में याद होता है, कितनी रिवीजन करने से याद होता है, क्या मैं एक बार पढ़ने से याद कर लेता हूँ या 4 बार पढ़ने से याद होता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए 2 टाइप की अप्रोच चाहिए। एक होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, क्लैरिटी ऑफ द कंसेप्ट। कंसेप्ट रटे नहीं जाते हैं, कंसेप्ट बनाए जाते हैं, उसको अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, याद रखना। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे कुछ दिन पहले मैंने लॉन्च किया एक लॉ ऑफ मास एक्शन, एडीसी में होता है। अगर उसका फॉर्मूला आपको नहीं याद तो एग्जाम में बैठ करके अगर लॉ ऑफ मास एक्शन पे एक क्वेश्चन आ जाता है और वो फॉर्मूला सिंपल आपको याद नहीं है और आप पूरा डेरिवेशन करके उस फॉर्मूले पे पहुंचते तो वो कंसेप्ट काम नहीं आएगा, वो फैक्चुअल फॉर्मूला काम आएगा। तो दोनों चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट एंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन विच हैज टू बी रिमेंबर्ड, जो आपको याद रखनी है, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है याद रखनी है। तो दोनों चीज़ों के बारे में आपको समझ में आना चाहिए। कंसेप्ट के बारे में आपको मालूम होना चाहिए अपने बारे में कि मुझे खुद पढ़ने से समझ में आता है या किसी दूसरे के पढ़ाने से। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इसमें। अगर आपको खुद पढ़ने से समझ में आता है और दूसरे के पढ़ाने से समझ में नहीं आता तो खुद पढ़िए, सेल्फ स्टडी उसको बोलते हैं। या आपको किसी दूसरे के समझाने से समझ में आता है तो ठीक है, आप किसी दूसरे की हेल्प लीजिए, लाइक कोचिंग इंस्टीट्यूशन। तो ये क्लैरिटी बड़ी जरूरी है आपके अपने बारे में। भेड़ चाल में मत चलिए कि फलाने ने एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया है तो मैं भी दिल्ली जाऊंगा, या मैं भी हैदराबाद जाऊंगा, या मैं भी कहीं और जाऊंगा और कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करूंगा, या मैं अपनी स्टडी अभी फिलहाल बीटेक कर रहा हूं, मैं भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन। नहीं, आप अपने बारे में जानिए कि आपको खुद पढ़ने से समझ में आता है या दूसरे के समझाने से। अब इसमें फ़र्क है। खुद पढ़ने से आपको समझ में आता है तो आपको बिल्कुल क्लियर मालूम होना चाहिए आपको पढ़ना क्या है। दिस वन, ठीक है। और अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो वहाँ आपको ये हेल्प मिल जाती है कि जो ट्यूटर होते हैं, जो फैकल्टीज़ हैं, उनको मालूम है कि एग्ज़ाम में क्या आता है तो वो वही पढ़ाते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। दूसरा, कभी भी किसी दूसरे से कंपैरिजन मत कीजिए। उससे या तो आप में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, दोनों डेंजरस है। इंफीरियरिटी आएगा तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, सुपीरियरिटी आएगा तो हो सकता है कि आप कम पढ़ें। तो अपने आप के बारे में जानिए कि आपको कोई टॉपिक पढ़ने से कितनी बार में याद होता है। हो सकता है कि मुझे 2 बार में याद हो जाता हो, मैं 2 बार पढ़ूंगा उसको, कंसेप्ट प्लस फैक्ट दोनों। हो सकता है कि मुझे 4 बार पढ़ूंगा। 4 बार पढ़ने के लिए मुझे अकॉर्डिंगली एग्जाम से पहले मुझे 4 बार पढ़ना है, क्योंकि मुझे 4 बार में याद होता है। मैं किसी दूसरे से कंपेयर क्यों करूं अपने आप को? पता चला कोई दूसरा एक साथ में मेरा रूममेट है, उसको 2 बार में पढ़ने से याद होता है और मैं उसको देख करके 2 बार पढ़ूं तो मेरी लुटिया डूब जाएगी, मुझे 4 बार पढ़ना पड़ेगा। तो अपने आप के बारे में जानिए कि आपको 4 बार में याद होता है या 2 बार में याद होता है या 1 बार में। और अगर आपको 4 बार में याद होता है तो 4 बार पढ़ो, 2 बार में याद होता है तो 2 बार पढ़िए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आइडेंटिफाई व्हाट टू नॉट टू बी डन। अभी कुछ मैंने बताया कि किसी से कंपेयर मत कीजिए अपने आप को। कंपेयर करोगे तो प्रॉब्लम आएंगी। दूसरा, वन नॉट टू बी डन, कभी भी अपने आप को इतना स्ट्रेस में मत लाइए। और स्ट्रेस लाया नहीं जाता है, आ जाता है, और वो आने के कारण होते हैं ये।
पहले वाला स्ट्रेस अगर आपने अपने आप को समझ लिया ना, कभी स्ट्रेस नहीं आएगा, श्योर है, क्योंकि आप अकॉर्डिंगली उतने ही एफर्ट डालोगे, अपने आप के बारे में जान लिया तो ये फैक्टर्स इंडिविजुअल के हैं, हर एक के अपने अपने फैक्टर्स हैं, उसके जानिए कि आपको क्या क्या नहीं करना है। अपने आप को कंपेयर नहीं करना है किसी से, अपने आप के बारे में जानना है। दूसरा जो है एग्जामिनेशन अप्रोच यूनिवर्सिटी की अलग होती है, गेट की अलग होती है। यूनिवर्सिटी में हम क्या करते हैं, एग्जाम से पहले 1-2 दिन का ब्रेक होता है, वो हमारे टाइम भी ऐसे होता था, आपके टाइम भी ऐसे होता है। 1-2 दिन ब्रेक होगा, वहाँ जाकर ब्रेक से पहले हम पढ़ेंगे, उससे 1-2 दिन पढ़ेंगे, जाकर के एग्ज़ाम दे आएंगे, यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दे देंगे। और अगर आकर के हमसे कोई पूछ ले यार क्या क्या आया था, हमें नहीं पता होता क्या आया था, भूल जाते हैं, एग्ज़ाम से बाहर निकलते ही भूल जाते हैं। और 2 दिन बाहर पूछ लें, जब सारे पेपर ख़त्म हो जाएं तो कुछ लोग तो ये भी भूल जाते हैं कि सबसे पहला पेपर कौन सा था। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ऐसा नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंसिस्टेंट स्टडी चाहिए, रेगुलर स्टडी चाहिए। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में सिर्फ एक दिन एक पेपर हुआ, उस दिन उसी के लिए पढ़ना है, उस दिन मुझे वही याद करना था, फिर नेक्स्ट पेपर आया तो मुझे सिर्फ उसका याद करना है। तो आपको स्टेजेस में एग्जाम आते हैं तो स्टेजेस में आप पढ़ते जाते हैं, मगर सिर्फ 1-2 नाइट के लिए करना तो शॉर्ट टर्म मेमोरी आपका काम कर जाती है। बट जब गेट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंजीनियरिंग सर्विसेज में बैठते हैं तो वहां पर आपको 8-10 सब्जेक्ट इकट्ठे याद करने हैं, और वो चाहिए फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में, जिसकी कंसिस्टेंट स्टडी चाहिए, बार बार रिवीजन चाहिए, तभी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो जाता है, अदरवाइज नहीं जाता। फिर उसके बाद व्हाट शुड आई स्टडी एंड फ्रॉम वेयर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये था। उससे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंस वाइज है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है व्हाट शुड आई स्टडी एंड फ्रॉम वेयर। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मुझे पता है 4 बार में याद होता है, मुझे पता है मैं सेल्फ स्टडी कर सकता हूं, या मुझे पता है कि मैं कोचिंग दूसरे ट्यूटर की हेल्प लेनी पड़ेगी, और मुझे ये नहीं पता कि पढ़ना क्या है। कोचिंग इंस्टीट्यूशन में थोड़ी ये हेल्प मिल जाती है। अगर सेल्फ स्टडी करनी है तो अगर आपको ये मालूम नहीं है कि मुझे पढ़ना क्या और कहां से पढ़ना है, तो सक्सेस के चांस रेयर हो जाते हैं। कैसे? व्हाट शुड आई स्टडी, व्हाट शुड आई स्टडी का मतलब है कि एक सिंपल कोई भी एक सब्जेक्ट उठाओ, उसका सिलेबस देख लो गेट का, उस सिलेबस से काम नहीं चलेगा। उसके लिए आपको एनालिसिस करना पड़ता है, पिछले 10 साल 15 साल 20 साल, जितना ज़्यादा हो जाए उतनी क्लैरिटी आ जाती है। जब आप एनालिसिस कर लेते हैं तो आपको क्लियर होने लगेगा कि अरे फीडबैक एम्पलीफायर तो सिलेबस में लिखा है, लेकिन क्वेश्चन ही नहीं आ रहे पिछले 10 साल से। सिलेबस में है लेकिन क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो अगर पिछले 10 साल से नहीं आए तो मैं ये नहीं कहूँगा इस साल नहीं आएगा, लेकिन रेयर चांस है। कुछ टॉपिक हैं जैसे नेटवर्क थ्योरम्स, जस्ट फॉर एग्जांपल नेटवर्क थ्योरम्स है, पता है हर साल क्वेश्चन आ रहा है, मुझे वो पढ़ना है। अभी तक जो एनालिसिस देखा मैंने, मार्केट में लोग एनालिसिस देते हैं, वो दे देंगे कि नेटवर्क से इतने क्वेश्चन आए, कंट्रोल से इतने क्वेश्चन आए, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। हेल्पफुल क्या है कि आपको किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ये शायद आप लोगों को इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता। अगर लगा होता तो सबसे ज़्यादा वीडियोस मैंने जो डाले थे इनके व्यूज़ होते। शायद आप लोगों को इसके बारे में किसी ने या तो बताया नहीं या फिर आपको मालूम नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वंस यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ, जब आप अपने बारे में जान लेते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं पढ़ूं क्या, वो होता है एनालिसिस। कौन सा एनालिसिस? चैप्टर वाइज एनालिसिस। अभी मैं चैप्टर वाइज एनालिसिस नहीं दूंगा, अभी हम जस्ट बात करेंगे कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा चैप्टर वाइज एनालिसिस, फिर मैं बताऊंगा आपको कि कहां से क्या पढ़ना है। 100 डेज प्लान करने का मतलब है कि आपको 100 डेज में ये क्या पढ़ूं और कहां से पढ़ूं, 100 डेज में ये चीज आती है। बाकी सब आपके लिए मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं, आपको बताने के लिए आपको क्या क्या करना है। फाइन।
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पार्ट आ जाता है जब आप अपने बारे में जान लेते हैं कि मैं पढ़ूं क्या, कहाँ से पढ़ूं। मैं अलग से वीडियो डालूंगा, आपको वो देखने हैं और वहीं से आपको पता चलेगा कि क्या पढ़े और कहाँ से पढ़ेगा। मतलब रेफरेंस बुक्स क्या हैं, नेटवर्क थ्योरम पढ़नी है तो कहाँ से पढ़ूं, सेमीकंडक्टर्स पढ़ने हैं तो कहाँ से पढ़ूं, रैंडम वेरिएबल्स, रैंडम प्रोसेस पढ़नी है तो कहाँ से पढ़ूं। अगर आपको ये मालूम नहीं है पढ़ना क्या है, ये पता चल गया, एनालिसिस है, लोगों ने दे रखा है, कहाँ से पढ़ूं, कौन सा चैप्टर, ये नहीं मालूम अगर, तो फिर अगेन दिक्कत हो जाएगी। मैंने वो भी कर रखा है आपके लिए कि क्या पढ़ना है अगले 100 दिनों में। मैंने 100 दिन क्यों कहा, 100 डेज, 4 महीने हैं, 90 डेज, या बल्कि मैं 100 दिन कह रहा हूं, 90 डेज मान के चलो, बल्कि अपने लिए 3 महीने आप सारा कुछ पढ़िए ढंग से, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, थ्योरी पढ़ना। 1 महीना रिवीजन के लिए रखना होगा। अगर रिवीजन के लिए नहीं रखा तो अगेन यू विल फेस डिफिकल्टी, क्योंकि आपको फैक्ट्स और कंसेप्ट दोनों याद होने चाहिए एग्जाम में। ओके, देन इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है, हो सकता है कि आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर रखा हो तो 4 घंटे तो क्लास में चले जाते होंगे, मिनिमम 4 घंटे, आधा घंटा पहले जाने का क्लासरूम में, अगर आसपास हैं तो आधा घंटा आने का, 5 घंटे तो आपके गए 24 आवर्स में। बट इंटरेस्टिंगली 24 घंटे में से 5 घंटे गए, कितने रह गए, 19 आवर्स, 19 घंटे फिर भी आपके पास है। 24 में से 19 घंटे आपके पास हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर सोना भी तो है, बिल्कुल सोना है, 6 घंटे हटा दिए, 19 में से 6 घंटे हटा दिए, 13 घंटे फिर आपके पास हैं। फिर क्वेश्चन आ जाता है कि सर 13 घंटे में हमें खाना भी है, नहाना भी है, फ्रेश भी होना है, कई सारी एक्टिविटीज हैं। ठीक है, डिनर का आधा घंटा हटा दिया, लंच का आधा घंटा हटा दिया, ब्रेकफास्ट का आधा घंटा हटा दिया, 13 घंटे में 11.5 घंटे रह गए। सुबह नहाने धोने के लिए 1 घंटा और हटा दीजिए, 10.5 घंटे आपके पास। अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में हैं, 10.5 घंटे हैं आपके पास। उन 10.5 घंटे, जो 10.5 घंटे आपके पास होंगे, उसमें आपको प्रिपेयर करने के लिए फुल टाइम है। जो लोग कोचिंग इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किए हुए हैं, फ्री हैं, पास आउट हैं, उनसे ज़्यादा टाइम किसी के पास नहीं होता। या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो 10.5 में 5 और बोलो, 15.5 घंटे आपके पास हैं स्टडीज़ के लिए, 15.5। अगर आपने कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर रखा है तो 10.5। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं तो 4.5 घंटे से क्लास ज़्यादा यूनिवर्सिटी में भी नहीं लगती है। फाइनल ईयर में मैं यूनिवर्सिटी में ही रहता हूँ, 4.5 घंटे से ज़्यादा यूनिवर्सिटी वाले एंगेज नहीं करते आपको। तो इन नटशेल, जो लोग कॉलेज गोइंग हैं, जो लोग कोचिंग सेंटर में स्टडी कर रहे हैं, उनके पास डेली 10.5 घंटे हैं अपनी स्टडीज के लिए। कैलकुलेट कर लीजिए ऑनेस्टली। और जो लोग फ्री हैं उनके पास 15.5 घंटे हैं डेली स्टडीज के लिए। तो टाइम की आपके पास कोई कमी नहीं है। अब उस टाइम को आपने मैनेज करना है। मैनेज कैसे करना है, डेली का टाइम टेबल बना लीजिए। आप चाहें तो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर सकता हूं। डेली का टाइम टेबल कैसे बनाना है, आप 6 बजे उठे, 7 बजे तक आप फ्रेश हो गए, 7 से 12-1 बजे तक आपके पास फुल टाइम है। बल्कि मैं कहूँगा 12 के 1 बजे तक आपके पास फुल टाइम है, बीच में कोई काम नहीं है। चाय वाय 10 मिनट के लिए अपने रूम में ही रख लीजिए, अरेंजमेंट वहीं बनाई वहीं पी ली। फिर 1 से 1:30 तक लंच किया, उसके बाद फिर आप फ्री हो कितने बजे तक, 4 घंटे अगर हैं तो कोई बात नहीं, बट 8:30 बजे तक आप फ्री हैं। उसमें 4.5 घंटे आपकी क्लास वाले, कोचिंग वाले भी गए, और अगर फ्री हैं तो आप यू हैव एनफ टाइम। उसके बाद देख लीजिए 8:30 से 9 बजे तक फिर आपके पास
डिनर कर लिया, आधा घंटे से ज़्यादा डिनर में नहीं लगाना अगर आप सीरियस हैं स्टडीज़ के लिए। 9 बजे के बाद आप 12 बजे तक फिर आपके पास स्टडी का टाइम है। 12 बजे से 6 बजे तक आप सो सकते हैं। अब कई बार क्वेश्चन हो जाता है, बोलते सर कोई टाइम क्लॉक थोड़ा लगा है कि 12 बजे तक पढ़ा और 12 बजे मैं लेट गया बेड पर, नींद आ गई और 6 बजे फिर उठ गया। उठने वाला तो है, अलार्म लगा लो। सोने वाला मैं मान सकता हूँ कि सोने वाला 12, कुछ लोगों को 10 मिनट में नींद आ जाएगी, कुछ लोगों को 15 मिनट में, कुछ लोग आधा घंटा। नींद आने का भी, नींद ना आने का भी कारण होता है। नींद ना आने का कारण है आप ज़्यादा सोचते हैं एग्ज़ाम के बारे में या दूसरों के बारे में या अपने बारे में। इतना नहीं सोचना, पढ़ाई करो, पूरा दिन पढ़ाई करोगे तो थक जाओगे, अपने आप ही नींद आ जाएगी 10 मिनट में। 10 है तो ठीक है, यहाँ 10 मिनट फालतू ले लो, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप ये टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तब तक आपकी प्लान स्टडी नहीं हो सकती है। यू मस्ट प्लान। और ये मैं वैसे नहीं बोल रहा, कभी हमने प्रिपरेशन की थी तो ऐसे ही फॉलो किया था। यस, टाइम टेबल हमेशा फॉलो नहीं कर पाते हैं, कुछ टाइम बाद फिर वो डिस्टर्ब होने लगता है। ठीक है, दोबारा से फिर बना लो, उसको रिफ्रेश करते जाओ। कभी लगा कि यार बोर हो गए, ठीक है मूवी देखो, बट 15 दिनों में, 1 महीने में बहुत फ्रीक्वेंटली अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना। फाइन। तो ये टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलेज गोइंग है, कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर रखा है 10.5 घंटे, और अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं 15.5 घंटे। इससे कम में काम नहीं चलेगा अगर आपको 100 डेज में प्रिपरेशन कंप्लीट करनी है। तो अभी भी मैंने आपको बताया 10.5 घंटे, 15 घंटे दो, 15.5 घंटे दो, लेकिन पढ़ना क्या है वो मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। मैं वो भी बताऊँगा आपको, सिर्फ ये नहीं कहा पढ़ना क्या है, मैं पूरा एनालिसिस दूंगा आपको कि 3 ब्रांचों का दूंगा। मेरे पास 3 का एक्सपीरियंस है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, तीनों का पूरा एनालिसिस है, तीनों की ग्रिप है सारे सब्जेक्ट्स की। टाइम के साथ आपको पता चल जाएगा। जो सीनियर फैकल्टी हैं, जो इंडिया में इंस्टीट्यूशंस हैं, रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑल नो मी बाय नेम। कभी कोई सीनियर फैकल्टी मिले आप तो आप डिस्कस कर सकते हैं, तो दे नो अबाउट मी। तो इसमें इम्पोर्टेंट है और वो मैं आपको दूंगा अलग से, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा टाइम अदरवाइज लग जाएगा 3 ब्रांचों के लिए, तो मैं अलग से उसको अपलोड करूंगा। देन रोल ऑफ शॉर्ट नोट्स। कभी भी जब आप स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक टॉपिक उठाया, से मिलमैन हेल्कियास का उठा लिया, सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स तो एक चैप्टर है, उसमें भी टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं बार बार। आजकल मैं सेमीकंडक्टर्स का ही टॉपिक के वीडियो डाल रहा हूं, तो आप देखना गेट में 80% न्यूमेरिकल आते हैं, 20% थ्योरी आती है। तो न्यूमेरिकल जिस सेमीकंडक्टर्स में जहां जहां फॉर्मूले, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और जिन पे तो वही करने हैं याद, तो और सिलेबस रिड्यूस होता है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमेशा आपने थ्योरी पढ़ी, उसका फॉर्मूला जो रिजल्ट निकला नोट कर लिया, याद कर लिया, पिछले सालों के क्वेश्चन लगा के देख लिए। तो मेरी अप्रोच आपको यही मिलेगी। आपको मैं थ्योरी, कंसेप्ट, फैक्ट्स बताऊंगा, उसके बाद जो क्वेश्चन आए हैं सारे आपको वीडियो में ही डाल दूंगा, डाल चुका हूं। लॉ ऑफ मास एक्शन एक सेमीकंडक्टर्स का एक टॉपिक है, उस पर देखिए, मैं थ्योरी भी डाल चुका हूं और गेट के क्वेश्चन आज तक जो आए हैं वो भी डाल चुका हूं विद रेफरेंस भी उसमें दी है मैंने। ओके, नाउ रोल ऑफ शॉर्ट नोट्स क्या है। जब आप स्टडी करेंगे तो बेटर है नोट कर लीजिए छोटे छोटे, सो दैट जब आप रिवाइज करें तो बुक ना उठानी पड़े। हमेशा एक मैं ये मानता हूं, बुक हमेशा एक बार पढ़ी जाती है, 10 बार नहीं। एक बार में आपके पास बुक के सारे फैक्ट्स, कंसेप्ट आपकी कॉपी में आ जाने चाहिए और नोट्स इतने अच्छे होने चाहिए, बनाने आने चाहिए कि आप 100 पेज के 20 पेज में बना लें और 20 पेज ही बाद में रिवाइज करें। इसी प्रकार से जो आपने स्टडी की थी 3 महीने में, 1 महीने में रिवाइज कर लेंगे।
अगर ये अप्रोच नहीं है तो बुक उठा करके दोबारा से 1 महीने में रिवाइज नहीं हो सकती। हमेशा जब आप पढ़ते हैं तो बुक सारी याद नहीं होती, बट जो कंसेप्ट है आपने लिख लिए, जब रिवाइज करेंगे तो फटाफट रिकॉल हो जाएंगे। तो हमेशा शॉर्ट नोट्स जरूर बनाओ, नोट्स अपने कॉपी में बनाइए और फिर रिवीजन हमेशा उसी से कीजिए। साथ में प्रैक्टिस, जब आप प्रैक्टिस की बात करते हैं, यहाँ मैंने इसमें पार्ट नहीं डाला, रोल ऑफ शॉर्ट नोट्स एंड प्रैक्टिस इसमें बात करता हूँ। जब आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो प्रैक्टिस करो, पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की करो जो आज तक आए हैं। वैरायटी पिछले 20-25 साल मार्केट में बहुत सारे क्वेश्चन बैंक अवेलेबल हैं। मैं भी आपको क्वेश्चंस डालता जाऊंगा, जितने आज तक आए हैं सारे टॉपिक वाइज डालूंगा मैं, चिंता मत कीजिए। किसी को पैसे पे करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपको हेल्प लेनी है तो ले सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, बट आई प्रॉमिस आई विल ऑल्सो गिव यू एवरीथिंग व्हाट यू नीड। बट मैं एक प्रोफेशनल इंजीनियर हूँ, तो जो टाइम जितना मिल पाता है मैं आपको दूंगा, बट उन प्रोफेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूशन की तरह नहीं होगा कि मैं इस टाइम तक फिनिश कर दूंगा। तो इसलिए हेल्प लेना चाहें तो ले सकते हैं। कोशिश करूंगा गेट से पहले सारे क्वेश्चन बैंक तो एटलीस्ट डाल दूं। अनसोल्ड होंगे आप, कोशिश करूंगा कि गूगल ड्राइव में डाल दूं सो दैट आप लोगों को इजीली एक्सेसिबल हो। दूसरा, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे टॉपिक का, प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे करते जाइए, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन गेट में आया है, आपने एक टॉपिक पढ़ा रो करके देखा हो गया तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, उससे बूस्ट होगा कॉन्फिडेंस। तो हमेशा क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाओ, स्टडी करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और कोशिश करो कि उस टाइप के क्वेश्चन डिफरेंट सोर्सेज से आप कर पाएं। डिफरेंट सोर्सेज में डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स हो सकती है, डिफरेंट जो है हैंड रिटन नोट्स हो सकते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन बैंक हो सकते हैं एंड सो ऑन। बट उसी टाइप के, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं वही करना है। डोमेन हमेशा कन्फाइन करके रखो। कई बार स्टूडेंट्स कहने लगते हैं कि सर पिछली बार लॉ ऑफ मैथ सेक्शन से आया था, अब की बार तो चांस कम है। नो, उससे पिछले सालों को देखो। अगर पिछले सालों से ट्रेंड है कि एक पार्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं तो अगले साल भी आ सकता है। रिमेंबर दिस, उसी से ट्रेंड बनता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। इसलिए जो प्रीवियस ईयर से जहां से क्वेश्चन आए हैं वो आपको सबसे पहले करने हैं। डाइवर्ट नहीं होना, डोमेन को एक्सपेंड नहीं करना। डोमेन तब एक्सपेंड किया जाता है जब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया हो। ओके, नाउ रिवाइज व्हाट यू स्टडीड। रिवीजन का मैंने बताया था, रिवीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अहम रोल है। आप एक बार में चाहे कोई कितना भी इंटेलिजेंट, कितनी भी शार्प मेमोरी क्यों ना हो, एक बार में किसी को याद नहीं होता। मिनिमम 2 बार चाहिए। अब अपने पास 4 महीने हैं, मैं कहूँगा 2 बार तो कीजिए, बट कोशिश कीजिए ऐसे टाइम डिवाइड करने की कि अगले 100 डेज में, 90 डेज में मैंने एक बार करना है, फिर उससे अगले 15 दिनों में एक बार फटाफट रिवाइज करना है क्योंकि कंसेप्ट क्लैरिटी क्लियर है। फिर अगले 15 दिन में जो 3 बार से ज़्यादा आप अभी नहीं कर पाएंगे, इतना टाइम आपके पास नहीं है, बट मिनिमम 2 बार आपको करना होगा अगर आपको अच्छी रैंक लेके आनी है। और जैसी अप्रोच मैं बताऊंगा, अगर इस अप्रोच से आप चलेंगे, आई प्रॉमिस विद इन 100 रैंक आएगी आपकी। बट उसके लिए ये सारा फॉलो करना होगा, सिंसियरली, ऑनेस्टली, तब आएगी। अगर आप कहीं फेल हुए इसको फॉलो करने में, इसको फॉलो करने में, इसको फॉलो करने में, इसको फॉलो करने में, तो डिफिकल्टी आएगी। रिवीजन भी उतनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारा कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूशन, जैसे मैंने बताया, कोचिंग इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, वो एनालिसिस करके रखते हैं, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है उनको मालूम होता है, तो वो आपको हेल्प मिल जाती है एक प्रोफेशनल ट्यूटर की। अगर आप ये सारा कुछ खुद कर लें, जो हमारे टाइम में जब हमने गेट दिया, जब हमने इंजीनियरिंग सर्विसेज दिया, उस टाइम कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन नहीं था, सारा कुछ किया हमने, ये सब हमने किया, ये सब हमने फॉलो किया, तब सारा कुछ हो गया। कोचिंग इंस्टीट्यूशन, जितने कोचिंग सेंटर हैं पिछले 18-20 सालों से ही बिल्डअप हुए हैं इस प्रोफेशन में, पहले नहीं थे।
तो इसलिए ये सारी इंपॉर्टेंस मुझे मालूम है, हमने खुद ने किया है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। फिर तो रोल ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूशन वहाँ आता है जहाँ पर एनालिसिस उन्होंने कर रखा है, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है मालूम होता है, लेकिन एज अ होल किसी एक ट्यूटर से बात करेंगे तो नहीं मालूम होता। अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं, और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आजकल ज़्यादातर इस टाइप के हैं जो सारे स्टेज, तो वहाँ थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपको नज़र आ सकता है, बट आप में कॉन्फिडेंस डेफिनेटली आएगा अगर आप ये सारा कुछ फॉलो करेंगे। रोल ऑफ अ मेंटर, मेंटर मीन्स हम जैसे लोग जो आपको मोटिवेट करते रहते हैं, जो आपको पढ़ाते भी रहते हैं, तो उससे मेंटर का रोल आ जाता है कि आपको हर टाइम एनर्जी में रखेंगे, आपको मोटिवेशन लेवल बना रहेगा, इंस्पिरेशन मिलती रहेगी। तो ये रोल ऑफ मेंटर है जो कि आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ऑफ कोर्स फ्री में वीडियो डाल रहे हैं, जिनका मोटिव कुछ भी हो लेकिन आपको फायदा हो रहा है। टेक्निकल वीडियोस बहुत सारे अवेलेबल हैं, पढ़ो, उनको देखो, समझो, फिर प्रैक्टिस करो, बट अपने आप को जानिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, जब आप अपने आप को समझ जाएंगे कि हाँ मुझे इतना पढ़ना है, तो तभी आप एफर्ट डालेंगे, अदरवाइज एफर्ट नहीं डाल पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये आपका हेल्प करेगा। टाइम टेबल अभी से बना लीजिए, डेली जो कॉलेज गोइंग है 10.5 घंटे, जो कोचिंग सेंटर गोइंग है 10.5 घंटे, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं 15.5 घंटे, ये एफर्ट डालोगे तो ये श्योर है, ये प्रॉमिस है कि आपकी रैंक विदिन 100 आ जाएगी पक्का। और किसी ना किसी IIT, IC या कि बहुत अच्छे PSU में आप सेटल हो जाएंगे। यस, सो आई होप यू विल फॉलो दिस। मेरा अगला वीडियो में मैं 3 ब्रांचेस के लिए डालने वाला हूं कि क्या पढ़ें, कहां से पढ़ें। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।